नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर, जहां हम देश के कानूनी मामलों, न्यायालयों के निर्णयों और राष्ट्रीय वैचारिक मुद्दों की चर्चा करते हैं और एक आम नागरिक की दृष्टि से इनके निहितार्थ को समझने का प्रयास भी करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कल 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की, जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम से लगभग 5-7 किलोमीटर दूर बैसरन घाटी में किया गया। इस क्षेत्र को पर्यटकों के बीच मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस हमले को 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर घाटी में सबसे घातक माना जा रहा है, जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। ये बताया जा रहा है कि 7 से 10 हथियारबंद आतंकी, जो पुलिस की वर्दी तथा पठानी सूट में थे, क्षेत्र से सटे हुए जंगल से निकले, जो AK-47 राइफल लिए हुए थे। उन्होंने पर्यटकों की हत्या शुरू कर दी। चश्मदीदों के अनुसार आतंकियों ने पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग किया, उनसे उनका नाम और धर्म पूछा और कुछ को कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। यहां तक कि पैंट उतरवा कर की भी देखा गया और विशेष रूप से ढूंढ ढूंढ कर हिंदू पुरुषों की गोली मारकर हत्या कर दी। इनमें कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश से घूमने गए लोग थे और सभी की सभी हिंदू थे। इन्होंने किसी हिंदू से जात नहीं पूछी कि यादव हो या जाटव हो, अगड़े हो या पिछड़े हो, ठाकुर हो या ब्राह्मण हो। केवल इतना पूछा कि हिंदू हो कि नहीं और देख करके गोली मार दी। इन हत्याओं ने उन सब लोगों के मुंह पर भी एक तमाचा मारा है जो कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, क्योंकि मारने वालों ने नाम पूछकर, आईडी देखकर, पैंट उतरवाकर उन लोगों की हत्या की है जिनका मात्र दोष इतना था कि वे हिंदू थे। यह निर्दोष हिंदुओं की धार्मिक उन्माद में की गई जघन्य हत्या है। पुणे महाराष्ट्र की एक महिला ने बताया कि उनके पति को उनके सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब उन्होंने आतंकियों से खुद को भी मार डालने को कहा तो एक आतंकी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जाओ और मोदी को बता दो। उस आतंकी का यह कहना एक गंभीर चिंतन का विषय है। चुन चुनकर केवल पुरुषों की ही हत्या करने की यह घटना केवल आतंकियों की क्रूरता को ही नहीं दिखाती, उनकी मानसिकता और उनके खून में बसी हिंदू घृणा को भी दर्शाती है और हमें इतिहास की उन काली स्मृतियों की भी याद दिलाती है जब विदेशी आक्रमणकारी भारत में पुरुषों और यहां तक कि बच्चों तक का सफाया कर देते थे और महिलाओं को गुलाम बनाकर बाजारों में बेच देते थे। और इसी डर से हमारी हजारों माताओं और बहनों ने आग में कूद करके जौहर किया था। चूंकि यह हमला अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले हुआ है, अतः इसने सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है। कुछ लोग इसे इंटेलिजेंस की फेल्योर बता रहे हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि बिना आंतरिक सहायता मिले इस घटना को अंजाम दिया ही नहीं जा सकता था। वहीं कुछ पूर्व सैन्य अधिकारियों द्वारा टीवी पर चर्चा किए जाने पर यह मालूम पड़ा कि पहले सैनिकों की वहां अच्छी खासी तैनाती की गई थी, परंतु शांति और सामान्य होती परिस्थितियों को देखते हुए सेना धीरे धीरे करके हटाई गई और एक टुकड़ी के जिम्मे ही काफी बड़े क्षेत्र की देखभाल दे दी गई थी, जिसका इन आतंकवादियों ने फायदा उठाया। अब NIA की टीम भी वहां पहुंच गई है और NIA और सैन्य जांच के बाद ही पता चलेगा कि इस घटना में भारत के कितने जयचंदों ने भी सहयोग दिया है। यह हमला हमें बताता है कि आतंकियों की मानसिकता आज भी वही है, पुरुषों को खत्म करना और डर फैलाना। लेकिन सोचिए, अगर उस वक्त पर्यटकों के रूप में वहां 2-4 अग्निवीर सैनिक मौजूद होते या वहां स्थानीय स्तर पर 2-4 अग्निवीर रह रहे होते, तो क्या यह हमला इतना भयावह होता? शायद नहीं। हो सकता है हमला ही विफल हो जाता या 1-2 आतंकियों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता या इससे कम नुकसान होता। अग्निवीर योजना के तहत प्रशिक्षित युवा न केवल हथियार चलाना जानते हैं, बल्कि संकट के समय त्वरित निर्णय लेने और आतंकियों का मुकाबला करने में भी सक्षम होते। अगर पहलगाम में अग्निवीर होते तो वे इस हमले को नाकाम कर सकते थे या कम से कम इसके नुकसान को बहुत हद तक कम भी कर सकते थे। अब ये प्रश्न भी खड़ा होता है कि देश में अग्निवीर योजना का विरोध कौन लोग कर रहे हैं, यह हमें समझना ही होगा। क्या सेना के वे लोग कर रहे हैं जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी देश की सेवा करती आई है, या वे लोग जिनके बच्चों ने देश के लिए बलिदान दिया है और वे अपने बच्चे और नातियों को दोबारा सेना में भेजने की तैयारी कर रहे हैं, या हमारे वे बच्चे जो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसा जिगरा रखते हैं और सेना में भर्ती होने के लिए फिर से मेहनत कर रहे हैं? जी नहीं, ऐसे किन्हीं भी लोगों ने अग्निवीर योजना का विरोध नहीं किया है। अग्निवीर योजना का विरोध करने वाले अधिकांश राजनीति से प्रेरित हैं या वे लोग कर रहे हैं जिनके परिवार से सेना में कोई गया ही नहीं और वे सेना के प्रशिक्षण और अनुशासन को समझते ही नहीं है
और यदि समझते भी हैं तो किन कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं, ये तो वही लोग बता सकते हैं। मित्रों, इस घटना के बाद मैं आपसे इजराइल की बात करने के लिए भी विवश हूं। इजराइल एक ऐसा देश है जहां सैन्य प्रशिक्षण केवल पुरुषों के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी अनिवार्य है। इजराइल की हर लड़की महिला सैन्य प्रशिक्षण लेती है और यही वजह है कि वह देश छोटा होने के बावजूद अपनी सुरक्षा में अजेय है। भारत की लड़कियां किसी से कम नहीं हैं, उन्हें भी आज ऐसे ही सैन्य प्रशिक्षण की जरूरत है। पहलगाम जैसे हमले हमें सिखाते हैं कि आतंकी किसी को नहीं बख्शते और हमें हर नागरिक को, चाहे पुरुष हो या महिला, सैन्य कौशल से लैस होना ही पड़ेगा। ये दर्शकों को तय करना है कि वे इन मुद्दों और विरोधों को बारीकी से समझें, क्योंकि हमारे देश में एनसीसी नाम की भी एक संस्था है जिसकी शुरुआत 1917 के भारतीय रक्षा अधिनियम के तहत सेना में कमियों को पूरा करने के लिए की गई थी। 1920 में इस एनसीसी को यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर यूटीसी के रूप में बदल दिया गया ताकि इसे युवाओं के लिए अधिक आकर्षक बनाया जा सके। अब तक युवाओं को इस योजना में कितनी नौकरियां दी गई हैं, उन्हें इसमें कितना पैसा मिला है और इससे कितने युवाओं को कितना लाभ मिला है, इस पर चर्चा अभी तक क्यों नहीं की गई। एनसीसी योजना का विरोध तो मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा, फिर अग्निवीर योजना का विरोध क्यों किया जा रहा है। मित्रों, आज के समय में सरकारी नौकरियों के अवसर बहुत सीमित हैं और हर युवा को नौकरी मिलना मुश्किल है, लेकिन अग्निवीर योजना युवाओं के लिए एक मौका है। ये योजना न केवल आपको आर्थिक रूप से मजबूत करती है बल्कि आपके व्यक्तित्व को निखारती भी है। एनसीसी जैसे कार्यक्रम सिर्फ कुछ छूट देते हैं, लेकिन अग्निवीर आपके अंदर एक सैनिक का जज्बा, अनुशासन और आत्मविश्वास पैदा करती है। तो आइए मित्रों, अग्निवीर योजना को भी समझ लेते हैं। इसकी सेवा अवधि 4 साल है, जिसमें विश्व स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण आप लोगों को दिया जाएगा, सारे युवाओं को दिया जाएगा। इसका जो वेतन है वो पहले साल 4,76,000 रुपये से प्रारंभ होकर के चौथे साल 6,92,000 रुपये तक पहुंचता है। 4 साल के बाद अग्निवीर को वेतन के अतिरिक्त भी 11,71,000 रुपये बिना टैक्स कटौती के प्राप्त होते हैं, जिसमें सरकार का भी अंशदान होता है। अग्निवीर को 48 लाख रुपए का गैर योगदानी बीमा भी मिलता है। इसके अतिरिक्त सेना का प्रमाण पत्र मिलता है जो उनको नौकरी पाने में मदद करता है। 25% अग्निवीरों को मेरिट और फिटनेस के आधार पर सेना में स्थायी रूप से नौकरी भी प्रदान की जाती है। मित्रों, 4 साल का सेना का प्रशिक्षण युवाओं को एक अच्छा नेतृत्व, समय प्रबंधन और तकनीकी कौशल सिखा देता है। यदि मान भी लीजिए कि कोई युवा 25% अग्निवीरों की मेरिट लिस्ट में नहीं आता है, मतलब उसको सेना की परमानेंट नौकरी नहीं मिलती है, तब भी उसके हाथ में 11,71,000 रुपये तो होंगे ही और सेना का प्रमाण पत्र भी होगा, जिसके आधार पर वह सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, पुलिस, मर्चेंट नेवी, एचएएल जैसे 25 से 30 संस्थानों में जहां उनके लिए अग्निवीरों के लिए पद आरक्षित किए गए हैं, उसमें वो आवेदन कर सकता है। इन सबके बाद सेना का प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र उनके प्राइवेट नौकरी के आवेदन को भी बहुत मजबूत बना देगा। उन्हें किसी भी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में परेशानी नहीं होगी। सोचिए, आप एक अग्निवीर के तौर पर अपना केवल देश की सेवा करेंगे बल्कि अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर पाएंगे। और इतना भी नहीं हो पाएगा तो कम से कम आप बंगाल हिंसा में मारे गए हरगोविंद दास और चंदन दास जैसे असहाय रूप से नहीं मारे जाएंगे। चूंकि आप प्रशिक्षित होंगे तो हमला करने वाले भी आपके सैन्य प्रशिक्षण की क्षमता से डरेंगे, आपसे दूर रहेंगे। आप देश के जिस मोहल्ले में भी बसेंगे वहां के लोगों को थोड़ी निश्चिंतता मिलेगी और आपको भी सम्मान मिलेगा। मैं भारत के सभी नागरिकों से अपील करूंगा कि वह गुरु गोविंद सिंह की याद कर लें, जिनके दोनों बच्चों को इसी प्रकार के धर्मांधों ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया था और उन्होंने हिंदू धर्म को बचाने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक से देश के लिए बलिदान होने के लिए एक बच्चा मांगा था। और उनके इस बलिदान के कारण ही हम लोग आज अपने धर्म के अनुसार आचरण और व्यवहार कर पा रहे हैं। आज हम जनेऊ पहन पा रहे हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी की वजह से पहन पा रहे हैं। अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी देश सेवा के लिए अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें। यही सेना के प्रशिक्षण के बाद हमारे राष्ट्र और परिवार की रक्षा कर पाएंगे। हमारे देश की रक्षा के साथ साथ हमारे समाज की भी रक्षा कर पाएंगे। मेरा अपना सोचना तो यह है कि इन अग्निवीरों के लिए आर्थिक सहायता कोष स्थापित करने के लिए यदि मुझे मदन मोहन मालवीय जी की तरह राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र के नागरिकों से भीख भी मांगनी पड़ेगी तो मैं मांगूंगा और मैं इसमें लोगों को तैयार करने का प्रयास भी करूंगा।
ताकि अग्निवीरों को प्रशिक्षण के बाद या लौट करके आने के बाद किसी तरीके की परेशानी ना हो। दर्शकों, आपकी इस संबंध में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आतंकियों द्वारा मारे गए अपने सभी भाइयों को मैं श्रद्धांजलि देते हुए सरकार से अपील करता हूं कि इनके परिवारों को कम से कम एक बड़ी आर्थिक सहायता प्रदान करने। मैं आपसे फिर मिलता हूं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।